कल के उतार चढ़ाव भरे सेशन के बाद आज फिर से भारतीय बाजारों में इसी तरह के सेशन की है उम्मीद, जहां ग्लोबल मार्केट से मिले जुले हल्की कमजोरी के संकेत और वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी के दिन स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। समझेंगे अनिल जी से कि ये जो ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं, कल इतने सारे डेटा आए हैं, इसके क्या मायने हैं, हमारे बाजारों पर कैसा रिएक्शन हो सकता है, और जैसे सर ने कहा वीकली एक्सपायरी पर तो हमारी नजर बनी ही हुई है। तो बताएं सर, आज के लिए ट्रिगर्स कौन कौन से हैं? आज के लिए ट्रिगर्स दीप इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। अमेरिका से 41 साल की ऊंचाइयों पर पहुंचती हुई वहां की महंगाई 9% के पार, लेकिन हाँ, जो बाइडेन साहब उसको लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं है और साथ ही ये कॉन्फिडेंस भी जता रहे हैं कि शायद इससे ज़्यादा आपको महंगाई बढ़ती हुई नजर ना आए। उन्होंने चुनौती दी है इन आंकड़ों को। आंकड़े उन्हीं के हैं, चुनौती भी उन्हीं की है। लेकिन ये जो बाइडेन साहब के बयान के बाद अमेरिकी बाजार थोड़े संभलते हुए नजर आए। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी होती हुई दिखी है। हालांकि महंगाई के आंकड़ों के बाद कमजोरी हुई थी उस कमजोरी से रिकवर होकर दिन की ऊंचाइयों के आसपास बंद होने में कामयाब रहे अमेरिकी बाजार। एसजीएक्स निफ्टी हल्की कमजोरी दिखा रहा है और डाउ फ्यूचर्स भी हल्की सुस्ती, 50-75 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है, 25 से 31 पॉइंट नीचे एसजीएक्स निफ्टी है। तो आज 4 के 4 संकेत आपको है ग्लोबल मार्केट से। जी दीप। बिल्कुल, तो आज ग्लोबल संकेतों पर ज्यादा फोकस रहेगा एंड ऑफ कोर्स हमारे बाजारों के लिए एक्सपायरी है, नतीजों का भी फोकस करना पड़ेगा। कुछ नतीजे आने वाले हैं, कुछ नतीजे आ चुके हैं, उस पर भी करेंगे चर्चा। पर जो सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट था सर कल का, जरा इस पर अपनी राय दें। 9.1% आपको एक्चुअली दाद देनी पड़ेगी सर, क्योंकि कल भी जब हमारी चर्चा हो रही थी तो आपने 2-3 बार कहा कि लग रहा है, जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही हैं, डेटा निकल कर आ रहा है कि शायद 9% के ऊपर यूएस का इन्फ्लेशन रह सकता है, और वही हुआ। 9.1%, मई में 8.6% था, तो महीने दर महीने भी बढ़ोतरी हुई है और अनुमान 8.8% का था, तो उससे भी काफी ज्यादा। अमेरिका में सर 9% से ज्यादा महंगाई है दीप, और वाकई में शॉकिंग भी। और आंकड़े किसी लिहाज से कम होते नहीं दिख रहे हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद जो कि अमेरिकी फेड की तरफ से हुए, चाहे वो लिक्विडिटी को निकालने को लेकर हों, चाहे फिर ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर हों। 5% की ब्याज दरें आमतौर पर अमेरिका में बढ़ती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बढ़ती हुई दिखी आपने, और उसका असर शायद आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। उससे पहले ये आंकड़े थोड़े डराने वाले, थोड़े आपको परेशान करने वाले हैं, क्योंकि आप देखिए, कल हम बात कर रहे थे एक और कि जो 1% ब्याज दरें बढ़ने के संकेत अगर 27 जुलाई को आते हैं तो उसकी संभावना 10-12% के आसपास थी कल। अब वो संभावना बढ़कर मेरे ख्याल से काफ़ी, जहाँ तक मुझे याद है लास्ट मैंने देखा था 80% दीप, अगर मैं सही हूँ तो 80% लोग अब ये मान रहे हैं कि 27 जुलाई को लगभग 1% ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। यानी कि अब आप सोचिए, इन आंकड़ों को देखने के बाद तेजी से ब्याज दरें बढ़ाने का ऑर्डर आपके लिए पैदा होता दिखेगा। अब बड़ा सवाल यही कि अमेरिका इस महंगाई को काबू में लाएगा कैसे। लाने के दो ही तरीके हैं, एक सप्लाई साइड इशू आप थोड़े से बेहतर करें, और दूसरा आप कंजम्पशन थोड़ा सा कम करें। तो कंजम्पशन कम करने को लेकर अमेरिका प्रयास कर रहा है, ब्याज दरें बढ़ाइए और तेज़ी से बढ़ाएगा। अब ये मानकर चलिए 5% तो बढ़नी, इसमें तो कहीं कोई किसी को शक शुबा है ही नहीं। हो सकता है 1% भी बढ़े, मुझे पता नहीं, मुझे ध्यान में नहीं, डेटा चेक करना होगा कि क्या पहले कभी एक बार अमेरिका में एक ही बार में 1% ब्याज दरें बढ़ी भी हैं या नहीं। यदि नहीं, और अगर बढ़ी भी है, तो आई एम श्योर कि ये लंबे समय बाद, करीबन 40-50 साल बाद ऐसा होगा कि एक ही बार में 1% की ब्याज दरें बढ़े। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार 27 जुलाई की पॉलिसी में फेड क्या एक और बड़ा एग्रेसिव ब्याज दरों में बढ़ाने का फैसला लेता है या 5% से काम चला लेता है। वो अपनी जगह है, लेकिन उसके बावजूद बाजारों में पैनिक नहीं हुआ। हो सकता था, हुआ नहीं। इसकी वजह दीप ये है कि इन महंगाई के आंकड़ों को देखने के बाद बाइडेन साहब हरकत में आए। उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट में उनका ये कहना था कि हाँ, महंगाई दर परेशान करने वाली है, चिंता की बात है, लेकिन उतनी नहीं जितनी आप सोच रहे हैं। और जो कुछ भी गैस के दाम बढ़े हैं, जो कुछ भी कमोडिटीज़ के और दाम बढ़े हैं, उनका असर इस महंगाई में आना बाकी है, और वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि उन्होंने तो आंकड़े भी देखे किस तरह से 40-50 सेंट की कमी गैस के दामों में होती हुई दिखी है, जिससे कि लोगों को ये अंदाज़ा लग पाए कि वाकई में महंगाई का ये जो आंकड़ा है ये पिछला है। अब बाजारों की रिकवरी के पीछे दो कारण हैं। एक, जो बाइडेन साहब की तरफ से ये कॉन्फिडेंस देना कि आंकड़े आगे चलते हुए कम होंगे। दूसरा, खुद बाजार का ये मानना कि शायद कहीं न कहीं महंगाई टॉप कर रही है अमेरिका में, जो शायद 9% से पार का आंकड़ा कल हमने देखा है, अब इसके ऊपर महंगाई ना देखने को मिले, ये बात लगभग तय है। तो अगर आपको लगता है कि ये पीक हो चुका है, तो फिर बाजारों के लिए उसका रिएक्शन नेचुरली लिमिटेड होता है, कम होता है। शायद यही वजह कि अमेरिकी बाजार इस स्टेटमेंट के बाद निचले स्तरों से रिकवर हो गए। तो इन शॉर्ट, अगर आप डे टू डे मार्केट देख रहे हैं, मिनट टू मिनट मार्केट देख रहे हैं, तो नेचुरली
आपके लिए जो रिलीफ वाला स्टेटमेंट आया वो काम का है कि अमेरिकी राष्ट्रपति मान रहे हैं कि यहाँ से महंगाई कम होगी। और अगर आप लॉन्ग टर्म मार्केट देख रहे हैं तो अभी भी चुनौतियाँ बरकरार हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म मार्केट के लिहाज से अगर आप देखें तो अब भी ब्याज दरें बढ़ेंगी, एक बार नहीं कई बार बढ़ेंगी, तेज़ी से बढ़ेगी। और इस साल अगर 1.25 से 2% और ब्याज दरें बढ़े तो आश्चर्य नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से मीडियम से लॉन्ग टर्म की चुनौतियां अमेरिका के लिए बरकरार हैं। और अगर ब्याज दरें बढ़ाने से और कमोडिटीज़ के दाम कम होने से महंगाई वहाँ पर काबू में आ भी जाती है तब भी थोड़ा वक्त लगेगा और उसका असर ग्रोथ पर देखने को मिलेगा। तो आई थिंक इकोनॉमी के लिहाज से अच्छी खबर नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट उतना ओवर रिएक्शन इसलिए नहीं दे रहे कि बाजार काफ़ी हद तक पचा चुके हैं और साथ ही इस स्टेटमेंट से कॉन्फिडेंस भी मिला है। जी दीप। सर, बाजार के तो रिएक्शन की आपने बात करी और पीक इन्फ्लेशन की भी बात करी, पर एक जो ये डर अब बन ही गया है कि फेड को काफी अग्रेसिव रहना पड़ेगा। जैसे आप भी बता रहे थे 80% लोग मान रहे हैं कि अब 1% की बढ़ोतरी होगी 27 तारीख को। कल ये आंकड़ा सिर्फ 12% पर था। आने वाली मंदी के ये क्या संकेत देता है? क्योंकि जो हम बॉन्ड यील्ड को भी ट्रैक करते हैं, यील्ड कर्व तो काफी समय से अब उलट चुकी है, पर जो उलटने के बाद दोनों का डिफरेंस है वो 22 साल में सबसे ज्यादा डिफरेंस है। Correct. तो ये भी एक क्या डर है जो आगे जाकर इंपैक्ट कर सकता है? देखिए दीप, अमेरिकी बाजार और स्पेशली अमेरिका के बॉन्ड मार्केट तो ये मानकर चल रहे हैं कि अमेरिका रिसेशन में जा रहा है या जा चुका है उनके हिसाब से। तो अब ऑफिशियली अनाउंस करना ही बाकी होता है, और ऑफिशियली अनाउंस जब होता है जबकि लगातार 2 तिमाहियों तक अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहे, एक हो चुकी है और अगली बार हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब इक्विटी मार्केट के लिहाज से लोग अगर आप देखेंगे, और कल हम समीर अरोड़ा साहब से भी बात कर रहे थे, तो उनका ये मानना है कि सिंपल सी चीज़ है कि टेक्निकली आप रिसेशन में हो सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली रिसेशन में नहीं होंगे। अब ये बड़ा डिबेट का विषय है कि टेक्निकली आप रिसेशन में कैसे होते हैं, या आपने 2 तिमाहियों तक नेगेटिव ग्रोथ देखी, आप टेक्निकली रिसेशन में आ गए, लेकिन प्रैक्टिकली कई सारे और पैरामीटर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप रिसेशन में। उन पैरामीटर से अभी भी अमेरिकी इकोनॉमी काफ़ी दूर है। वो एक बार अगर हम छोड़ भी दें, सिर्फ बॉन्ड मार्केट को देखें तो बॉन्ड मार्केट क्या कह रहा है आमतौर पर रिसेशन का पहला संकेत कब मिलता है, मंदी का पहला संकेत बॉन्ड मार्केट से तब मिलता है जब लंबी अवधि की ब्याज दरें हो जाएं कम और छोटी अवधि की ब्याज दरें हो जाएं ज़्यादा। अब आमतौर पर आप जब भी बैंक से डिपॉजिट लेने जाते हैं तो बैंक क्या कहता है आपको कि आप अगर 3 महीने के लिए डिपॉजिट देंगे, 1 महीने के लिए देंगे, 1 साल के लिए देंगे तो आपको ब्याज दरें कम मिलेगी। 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल की, 5 साल की एफडी कराओ, ब्याज ज़्यादा मिलेगा, राइट। इसका मतलब क्लियर कट है। और अगर आप लोन भी लेने जाते हैं तो जितनी लंबी अवधि का लोन लेते हैं उतनी लंबी अवधि के लोन पर आपको ब्याज दरें थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ती है। उसकी वजह यह कि लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा होती है, रिस्क थोड़ी सी ज़्यादा होती है। शॉर्ट टर्म आप ज़्यादा जल्दी से भाप पाते हैं कि कोई किसी कंपनी को अब आप 3 महीने के लिए लोन दे रहे हैं तो ये अंदाज़ा लगाना थोड़ा ज़्यादा आसान काम है, 3 महीने तक कंपनी रहेगी नहीं रहेगी। 30 साल के लिए दे रहे हैं तो 30 साल लंबा पीरियड होता है, कंपनी की सिचुएशन क्या हो सकती है, उस लिहाज से लॉन्ग टर्म की ब्याज दरें ज़्यादा होती है, शॉर्ट टर्म की कम होती है। इस समय अमेरिका में जो विचित्र स्थिति है कभी कभार होती है वो ये कि लॉन्ग टर्म में अगर आप ब्याज दरें देखें तो 2.9% के आसपास है और शॉर्ट टर्म की ब्याज दरें 3.1% के आसपास, यानी कि 20 बेसिस पॉइंट 0.20% का फर्क है, यानी कि शॉर्ट टर्म की ब्याज दरें ज़्यादा है। ऐसी सिचुएशन तब आती है जब मंदी का खतरा हो, ताकि लोग ये मानकर चले कि शॉर्ट टर्म में पैसे की कमी है, ब्याज दरें बढ़ने की आशंका है, लॉन्ग टर्म में हो सकता है 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल बाद वापस से सिचुएशन ठीक हो जाएगी। वो जब भी हो, चाहे वक्त उतना ना लगे, लेकिन ये ब्याज दरें जो ज़्यादा हैं ये मंदी की ओर इशारा कर रही है, जो अमेरिका में इस वक्त होता दिख रहा है। और ये बड़ी चिंता रही है। 20-22 साल के हाईएस्ट लेवल पर जो डिफरेंस है दोनों के बीच में लगभग अब तो 1/4% का 25 बेसिस पॉइंट का होता हुआ दिख रहा है। तो उस लिहाज से लोग ये मान रहे हैं कि वहाँ पर बॉन्ड मार्केट के हिसाब से मंदी आना लगभग तय है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं दीप कि अगर बॉन्ड मार्केट ऐसा सोच रहा है तो गलत नहीं सोच रहा है। जहाँ ब्याज दरें वैसे देखा जाए ऑफिशियली 1% है, इन्फ्लेशन आपका 9% है, 8% के नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स पर आप चल रहे हैं। अब 8% के नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पर चल रहे तो आप सोचिए क्या होगा। और इस लिहाज से 0.5 से 1% ब्याज दरें इस बार 27 जुलाई को बढ़ना तय है। 0.5% तो है ही। अब से लेकर 27 जुलाई तक क्या कुछ होता है पेट्रोल डीजल के क्रूड के दामों में और साथ ही दूसरी कमोडिटीज़ के दामों में, वो डिसाइड करेगा कि फेड को ब्याज दरें 1% बढ़ानी या 0.5% से ही काम चल जाएगा। लेकिन ओवरऑल डीप जो दिख रहा है वो मामला ठीक नहीं है। यूएस के बॉन्ड मार्केट साफ तौर पर ये इशारा कर रहे हैं कि अमेरिकी बॉन्ड मार्केट, अमेरिका के बाजार, अमेरिका की इकोनॉमी रिसेशन के लिए तैयार होती दिख रही है, महामंदी के लिए, जिसे आप कह दें जो नाम देना चाहे, सही नाम रिसेशन है। जी
बिल्कुल सर। अब वही है, जैसे आपने कहा, डेटा और टेक्निकली आप रिसेशन में हो सकते हैं, बट जिस तरह से जॉब मार्केट का डेटा आ रहा है, आर्थिक स्थिति है, शायद वो अलग पिक्चर दिखा रही है। चलिए सर, ग्लोबल बातें तो बहुत सारी हो गई, हमारे बाजार के लिए अब क्या इंपॉर्टेंट रहेगा इस डेटा को देखते हुए? एंड ऑफ कोर्स हमारी भी पॉलिसी अगस्त के पहले हफ्ते में आने वाली है, तो थोड़ा उसकी तरफ भी अब हम फोकस बनेगा। हाँ बिल्कुल। उससे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। जो अमेरिका में ब्याज दरें हैं वो महंगाई है वो 9.1% के आसपास लेटेस्ट आंकड़ा, और जो ब्याज दरें पिछली बार 0.5% बढ़ने के बाद 0.25% हो गई, तो नेट नेट आप ये समझिए 7.5% वहाँ पर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है। यूरोप में सबसे ज़्यादा लगभग 9% नेगेटिव इंटरेस्ट है। ब्रिटेन में लगभग 8% के आसपास नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, और हमारे यहाँ जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है वो 2% के आसपास है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितनी बेहतर सिचुएशन में हैं अगर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट से लिहाज से देखें। यानी कि हमने समय से पहले ही ब्याज दरें बढ़ाना भी शुरू कर दिया, और हमारी महंगाई भी कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर है। अब आप ये कहेंगे कि 7% और 9% में बहुत फ़र्क थोड़ी होता है महंगाई में। बात तो सही है, नहीं होता, लेकिन भारत हमेशा से ज़्यादा महंगाई वाला देश रहा है, और ज़्यादातर विकासशील देशों में ये होता है, वहाँ महंगाई ज़्यादा होती है, और जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पर इन्फ्लेशन 2%, 3%, और बहुत हो गया तो 4%, उससे ज़्यादा जाता नहीं। तो अमेरिका में 9% जाए, भारत में 7% रहे, तो ये बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि हम महंगाई के लिहाज से काफ़ी बेहतर है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे पास जो भी महंगाई है वो इम्पोर्टेड है, बाहर से आने वाली महंगाई है। लोकल महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं है। खाने पीने की चीज़ों के दाम MSP वगैरह की वजह से हर साल बढ़ते हैं, लेकिन साथ ही प्रोडक्शन भरपूर है, इसलिए आपके लिए वहाँ पर महंगाई कम है। जो कुछ भी महंगाई हमारी है ज़्यादातर कच्चे तेल की वजह से है, वो कमोडिटीज़ की वजह से जो ग्लोबली लिंक्ड है, या जो हमें ग्लोबल मार्केट से इंपोर्ट करनी होती है। ये एक क्लेरिफिकेशन देना चाहता। अब आपका सवाल क्या था दीप, एक बार जरा मुझे फिर से पूछिए। सर इसी लाइन पर था कि अब हमारी पॉलिसी पर भी फोकस आता है, हमारी महंगाई पर भी नजर है, और हमारे लिए क्या मायने हैं जो ग्लोबली मंदी का डर है, डॉलर मजबूत हो रहा है, और ऑफ कोर्स ये जो सारा डेटा आ रहा है। रुपया थोड़ा और कमज़ोर हो सकता है दीप, अमेरिका की महंगाई के आंकड़ों को देखकर। RBI ब्याज दरें अच्छी खासी बढ़ाएगा अगली पॉलिसी में। मुझे डर है अगर इसको देखते हुए, और अगर RBI को ये पूरा भरोसा हो जाए कि अमेरिका 1% इस बार बढ़ाने ही वाला है, तो हो सकता है पहले भी अगर RBI बढ़ाने का फैसला ले ले थोड़ा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि RBI इस बार है ना, महंगाई को लेकर और साथ ही ब्याज दरों को लेकर बहुत कॉशियस और एग्रेसिव अप्रोच लेकर चल रहा है। और आप देखिए, जब पहली बार RBI ने 40 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें बढ़ाई मिड टर्म पॉलिसी लाकर, नहीं तो आमतौर पर आराम से वो पॉलिसी टू पॉलिसी जाने जाते हैं, और पिछली पॉलिसी में उन्होंने बिल्कुल भी मतलब हॉकिश स्टेटमेंट दिए नहीं, आराम से कहा कि कोई फिलहाल हम बदलाव नहीं कर रहे हैं अकोमोडेटिव, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, ये वक्त है एग्रेसिवली स्टैंस चेंज करके ब्याज दरें बढ़ाने का, तो उन्होंने किया है। सो हो सकता है अगर अमेरिका में और सिचुएशन फेड की तरफ से ज़्यादा ख़राब होती दिखे, डॉलर यहाँ से और निकले, करेंसी और ज़्यादा वीक हो, तो उस हिसाब से RBI हो सकता है समय से पहले एक्शन लेने की कोशिश करे। ये एक्शन वहाँ से। बाकी रहा सवाल हमारे बाज़ारों का, तो बाज़ारों को तो देखिए, अमेरिकी इन्फ्लेशन पता है, अमेरिका की ब्याज दरें बढ़ना पता है, और साथ ही अब बाइडेन साहब का स्टेटमेंट भी पता है, तो बाज़ारों का रिएक्शन लिमिटेड होगा। हाँ, इकोनॉमिक रिएक्शन आपको थोड़े लंबे समय में ज़्यादा देखने को मिलेगा। जी दीप। बिल्कुल, तो चलिए, ये है आपके लिए पूरा डेटा का विश्लेषण, ग्लोबल मार्केट्स पर जो नजर है और जो एक्शन आ रहा है। अच्छी बात है, लगातार दूसरे दिन कच्चे तेल को हम $100 के नीचे इस समय देख रहे हैं। अच्छा सर, हमारे लिए आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल एक बार फिर से थोड़ा वॉलेटाइल सेशन होते हुए दिखा, फिर से डेज लो के आसपास बाजार बंद हुए, और आज तो वीकली एक्सपायरी भी है। वीकली एक्सपायरी है दीप, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई डाउट नहीं, और वीकली एक्सपायरी के लिहाज से एक्शन होना चाहिए। 16,000 के आसपास के लेवल्स के सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, और लगता है कि इसके आसपास एक्सपायरी हो जाए। अगर 16,000 के ऊपर हो तो हम किसी भी लिहाज से बुरे नहीं हैं। तो एक तो वो है। दूसरी चीज़ ये कि जिस रेंज की हम बात कर रहे थे पिछले 2 दिनों से, कि नीचे 15,800 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बेसिकली आप ये समझ लीजिए 15,700, 15,800 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, आसानी से नहीं टूटने वाला है। 16,200, 16,300 बड़ी रुकावट की लेवल है, और उसके बीचों बीच आप 16,000 के आसपास टाइम पास करेंगे। सो आई थिंक आज की एक्सपायरी के लिहाज से भी और अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से आपको इस रेंज को ध्यान रखना है। फ्रेश कमजोरी आपकी तभी होती दिखेगी जब 15,700, 15,800 की रेंज को आप पार करें। दीप, याद होगा 15,800 के आसपास हम बार बार क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहे थे। हम कह भी रहे थे कि 15,800 के ऊपर बंद हो जाए तो हमारा ट्रेंड न्यूट्रल हो जाएगा, राइट।
2 बार बंद हुआ, हमने नहीं किया, फिर हमने कहा एक बार और हो जाए, उसके बाद 15,350 तक नीचे भी आया, फिर जाके फाइनल जब ब्रेकआउट हुआ 15,800 के ऊपर, तब जाकर ट्रेंड नेगेटिव से न्यूट्रल हुआ। सो अब जहां आपको बड़ा पसीना आया पार करने के, वो 15,700 15,850 की रेंज थी, अब यही रेंज आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। तो फ्रेश कमजोरी, फ्रेश मंदी आपको 15,700 के नीचे सोचना है। तब तक 15,700 15,850, ज़्यादा प्रिसाइजली मैं बताता हूँ आपको, ये 150 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट है। गलती से अगर बाजार आज इस रेंज में आए तो निश्चिंत होकर खरीदारी कीजिए। अंडरलाइन करके बोल्ड स्टेटमेंट और इन्वर्टेड कोमाज में फिर से बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। 15,700 से 15,850 की रेंज में अगर आज निफ्टी आता है तो आज कल जब भी आए खरीदारी करने का वक्त है। कोई बड़ी खबर अनएक्सपेक्टेड आ जाए तब तो आपको अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है, आंख नाक कान खुले रखने हैं। लेकिन अगर बिना किसी खबर के सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर नीचे होने से या फिर एफआईएस की बिकवाली की वजह से 15,700 15,850 की रेंज में निफ्टी मिलता है तो 100% आपको टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना चाहिए। पहली चीज़, ऊपरी स्तरों पर 15,150 15,300 ये वो रेंज है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। जब जब भी निफ्टी वहाँ पहुँचेगा प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। फ्रेश कमजोरी 15,700 के नीचे, फ्रेश मजबूती 16,300 के ऊपर। तो 15,700 16,300 बड़ी रेंज हो गई। आज के लिए आपको जो जिस सबसे बड़ी रेंज पर नजर रखना है वो 15,700 से 15,850 की, जो खरीदारी के लिहाज से और एक्सपायरी के लिहाज से इसी रेंज पर नजर रखना है। बैंक निफ्टी पर उतनी मजबूत रेंज निकालना मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। शायद वो है दीप 33,600 से 33,800 की रेंज में, जो लगभग यहाँ से 1000 पॉइंट होती है। लेकिन उससे पहले 34,400 प्रिसाइजली 34,325 34,550 ये 200 सवा 200 पॉइंट की रेंज बहुत मजबूत सपोर्ट है और उस रेंज में आने पर भी आपको खरीदने चाहिए। 34,325 34,550 सारे लेवल्स में स्पॉट लेवल्स दे रहा हूँ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। जो 2 हफ्ते से हमारा फॉर्मूला चल रहा है दीप, उसी के साथ चलेंगे। फॉर्मूला ये है कि एक्सट्रीम पैनिक जैसी सिचुएशन दिखे और ऐसा लगे बहुत ख़राब हो रहा है, वहाँ पर खरीदना है। और जब एकदम मूड माहौल बहुत बढ़िया होता दिखे कि नहीं अब सब ठीक हो रहा है, नीचे नहीं जाएंगे, तब प्रॉफिट बुकिंग करके इंतजार करें। रेंज बड़ी हो रही है लेकिन है ट्रेडिंग रेंज ही, न 15,700 के नीचे जाने की जल्दी है, न 16,300 को पार करने की हड़बड़ी है। ये बाजार का रुझान आपको दिखता है जी। बिल्कुल, तो रेंज है, थोड़ी ब्रॉडर रेंज है जहां पर आप नजर रख सकते हैं इस समय। और बाय ऑन डिप, सेल ऑन रैली, ये जो एक्शन है, रेंज का इंतजार करके दोनों तरफ के ट्रेड लें, ये राय अभी भी बरकरार है। बताएं सर, फिर आज के लिए आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं, संकेत क्या कह रहे हैं? ग्लोबल संकेत नेगेटिव हैं, हल्के से नेगेटिव साइड पर हैं। एफआईएस के संकेत नेगेटिव है। बड़ी चिंता की बात ऊपर की तरफ अटकने में एक ही आ रही है दीप, एफआईएस का सपोर्ट कम होता हुआ दिख रहा है। ये थोड़ा सा ऊपरी लेवल पर प्रेशर बना रहा है। घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं। वायदा कारोबार के संकेत आज मैंने पॉजिटिव रखे हैं। बाजार कल की गिरावट और परसों की गिरावट के बाद थोड़े हल्के हो गए और आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो लोअर लेवल से सपोर्ट आने की उम्मीद आप कर सकते हैं। सेंटिमेंट न्यूट्रल है, ट्रेंड न्यूट्रल है। निफ्टी का सपोर्ट जोन तुरंत जो है आपके लिए 15,850 से 15,925 का होगा। इसके नीचे जाने पर 15,725 और 16,925 नहीं 15,925, 1000 पॉइंट की रेंज तो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। सपोर्ट रेंज 15,850 15,925 होगा और उसके नीचे 15,725 से 15,800 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आएगा। 16,050 16,100 ऊपरी रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है और 16,150 16,225 वो रेंज है जहां पर अगर निफ्टी पहुंचता है तो प्रॉफिट बुकिंग करें, शॉर्ट भी करें आपका मन करे तो। बैंक निफ्टी 34,550 34,750 तुरंत प्रभाव से एक छोटी सी रेंज है जो सपोर्ट के तौर पर काम करेगी, जिसके नीचे 34,325 34,400 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। फिलहाल में 34,300 के नीचे निफ्टी, बैंक निफ्टी आज देख नहीं रहा, जाना नहीं चाहिए। ऊपर कितना जा सकते हैं? 35,000 35,125 हल्की फुल्की रुकावट की जोन है, बड़ी नहीं है, छोटी है। हो सकता है हम इसको पार करें। पार करने के बाद 35,250 35,425 की रेंज में पहुंचेंगे और वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करने की राय है। लेकिन शॉर्ट एग्रेसिवली करना ही चाहते हैं तो फिर 35,475 35,550 की रेंज निकल कर आती है, वहीं पर करना है, उसके पहले ज़्यादा नहीं। अब भैया आपको सपोर्ट लेवल बता दूं निफ्टी पर, आप बंद हुए 15,966 पर, 15,925 15,900 दो छोटे सपोर्ट लेवल हैं, 850 800 मीडियम सपोर्ट लेवल है और उसके बाद हर 25 पॉइंट पर सपोर्ट है आपका 15,700 तक का। तो ये सारे सपोर्ट बेसिकली 15,850 से 15,700 जो मैं बता रहा था, वहाँ हर एक छोटे छोटे लेवल पर आपको सपोर्ट मिलेगा। ऊपर कितना जा सकते हैं? पहली रुकावट की जगह है आपके लिए 16,000 16,025 और 16,050, 3 छोटे लेवल है। असली मजबूती 16,050 को पार करके टिकने पर ही मिलेगी। तब 16,100 150 दो छोटे लेवल है, 16,200 240 220 240 और 265 फाइनल टारगेट बनते हैं निफ्टी के ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी
34,825 के आसपास आप बंद हुए हैं और पहला सपोर्ट 34,750 का है जो कल का लो भी है। उसके बाद 34,650, 34,550 तीन सपोर्ट लेवल ये नज़दीक के हो गए। इसके नीचे अगर गए तो 34,400, 34,325 और उसके बाद के लेवल्स काम के नहीं है, खाली नोट करके रख लें। 34,275, 34,150 और 34,000 तक के लेवल से निफ्टी, बैंक निफ्टी पर सपोर्ट के लिहाज से इनको नोट कर लीजिए। तो बेसिकली आपके काम के लेवल 34,400 और 34,325 मैक्सिमम वहीं तक के हैं और जो बीच वाली लाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 34,550 से 34,325। हायर साइड पर आइए, 34,925 पहला रुकावट का लेवल है और 35,000 दूसरा, दो छोटे लेवल से। यहाँ तक तो आप पहुँच ही सकते हैं आसानी से, दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद से आपको मेहनत करनी है। 35,125, 35,250 दो मीडियम लेवल है, 35,300, 425, 475 और 550 तक के लेवल बैंक निफ्टी पर ऊपर की तरफ, इनको नोट कर लें। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए सारे बड़े लेवल्स और साथ ही आज की बड़ी रेंज भी। दिन के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है सर? देखिए दीप, जो लेवल है आपके लिए ये सारे के सारे जो मैंने अभी बताए 35,550 तक के ऊपर निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए बनते हुए आपको दिखेंगे। अब जो कुछ और इम्पोर्टेंट डेटा है वो डेटा मैं आपके सामने रख दूं और उन डेटा में अगर आप देखेंगे तो एफआईज की तरफ से इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन घटी है 20% से घटकर 19%। बहुत कंफर्टेबल है, लॉन्ग पोजीशन काफ़ी कम हो चुकी है तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। पुट कॉल रेशियो 0.85 से घटकर 0.78 आया है और आज मैंने एफएनओ के डेटा को अगर पॉजिटिव साइड पर लिखा तो इसी वजह से वीकली एक्सपायरी के दिन आपकी लॉन्ग पोजीशन थोड़ी कम हुई है और शॉर्ट्स ज़्यादा बने हैं। और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी 0.74 पर है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ओवरसोल्ड है, लेकिन इतना नीचे जरूर है कि आपको पैनिक ना करना पड़े लॉन्ग साइड पर, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है और विक्स में कोई बदलाव नहीं है। अब आइए स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशन का। देखिए कल का स्टॉप लॉस तो 15,950 के आसपास का था, वो लगभग अगर किसी ने ट्रिगर कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। अब आज के लिए इंट्राडे स्टॉप लॉस आप रखिए 15,900 का और क्लोजिंग का स्टॉप लॉस 15,800 का होगा। ये दो स्टॉप लॉस को फॉलो करें। जिनको थोड़ा और डीप रखना है 15,775, 750 का रख सकते हैं, लेकिन अंदाज से 5-25 पॉइंट का डिसीजन आप खुद ले लें कि भाई मुझे क्लोजिंग बेसिस पे, अब जैसे 15,966 हुआ और अगर आपका स्टॉप लॉस 15,975 का है तो आप 966 को 975 मान के ट्रिगर कर देंगे या नहीं करेंगे, इतना जजमेंट आपको लेना होगा। एकदम एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट नहीं होता है, ये ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस 34,700 का है, कल का 34,757 का लो है, उसके 50 पॉइंट नीचे इंट्राडे स्टॉप लॉस रख लीजिए, यानी कि यहाँ से 125 पॉइंट दूर। 34,300 के नीचे बंद होने पर ही अब फ्रेश कमजोरी होगी। 34,900 के नीचे कल आप बंद हुए। बैंक निफ्टी ने इंट्राडे आपका क्लोजिंग बेसिस पे और इंट्राडे बेसिस दोनों बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस कल ट्रिगर कर दिया, तो कायदे से बैंक निफ्टी में आपकी लॉन्ग पोजीशन आज होनी नहीं चाहिए। अगर आपकी है तो अब क्लोजिंग स्टॉप लॉस दूर है 34,300, इंट्राडे स्टॉप लॉस 34,700 का हल्का फुल्का रख लीजिए, ये आपके लिए स्टॉप लॉस। अब आइए शॉर्ट साइड पर। अगर आप शॉर्ट हैं तो अब स्टॉप लॉस आपका 16,050 के ऊपर का बनता है। 25 पॉइंट का क्वेश्चन लेकर मैंने 16,075 का रखा है और क्लोजिंग स्टॉप लॉस 16,225 का बनेगा, क्योंकि 7 जुलाई को आपने जो क्लोजिंग दी थी 16,220 की, वो इस रनअप की हाईएस्ट क्लोजिंग है। उसके ऊपर बंद होने पर आप थैंक यू कर लीजिए, शॉर्ट काट लीजिए। बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस 35,150 का इंट्राडे के लिए, क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस थोड़ा 35,500 का आता है, उतना दूर रखने की जरूरत नहीं। 35,150 के ऊपर ही अगर आज बंद हो, यानी कि 300 पॉइंट, 350 पॉइंट, 1% ऊपर अगर आज निफ्टी, बैंक निफ्टी बंद होता है तो फिर आपको शॉर्ट काट लेनी चाहिए। इसलिए स्टॉप लॉस एक ही होगा 35,150 का। जी जी। ओके, तो ये है मौजूदा पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉसेस और थोड़ा इंपॉर्टेंट डेटा भी। नई पोजीशंस क्या करना है सर आज? नई पोजीशन में एक तो वही है दीप, जो कल भी बताया था कि आएगा नहीं, लेकिन नोट करके रख लीजिए। आज भी उम्मीद करें ना आए, अगर आए तो नोट करके रख लीजिए। 15,800, 850 की रेंज में आए तो वहाँ खरीदिए। 700 का स्टॉप लॉस है। 15,925, 975 दो छोटे टारगेट, 16,025, 16,075 मीडियम टारगेट, 16,100, 16,150 बड़े टारगेट, जिसके लिए करनी है आपको इस रेंज में खरीदारी। और दूसरा तरीका इंटरेस्टिंग है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, वो 15,900 के स्टॉप लॉस से खरीद लीजिए। अगर 15,900 के नीचे खुलता तो ये ट्रेड आपका वैलिड नहीं है, थैंक यू कर लीजिए, इस पर ध्यान मत दीजिए। तब आपको 800, 850 की रेंज का इंतजार करना है। और अगर इतना गैप से ना खुले, एक चांस आप ले सकते हैं 15,900 के स्टॉप लॉस के साथ 16,000, 16,025, 16,050 तीन छोटे लेवल, 100, 150, 220 मीडियम लेवल, जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी निफ्टी में ऊपर की तरफ। उसके बाद 16,240, 265 भी होते हैं, जो लेवल मैंने आपको दिए हुए हैं। बेचना जो चाहते हैं 16,125 से मूड बनाएं बेचने का,
150, 225 इस रेंज में टुकड़ों में बेचना है आपको। 200 तक, 225 तक आप बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस 16,300 का होगा, इसके पहले स्टॉप लॉस नहीं, ये ध्यान में रखें, छोटा ना लगाएं। स्टॉप लॉस 16,275 का अब तक का हाई आपको मिला है 7 जुलाई को, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है 16,300 का। जो टारगेट बनेंगे 16,050, 16,025 दो छोटे टारगेट, 15,975, 925 मीडियम टारगेट, 900, 850 और 800 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको बिक वाली। तो ये सारे के सारे ट्रेड हैं दीप निफ्टी के। अब आइए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी आपको खरीदारी करनी है। 34,400, 34,550 की रेंज में अगर आ जाता है बैंक निफ्टी आज तो वहाँ पर ज़रूर लीजिएगा। 34,275 का आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट जो बनेंगे 34,650, 750 के छोटे टारगेट, 825, 925 के मीडियम टारगेट, 975 और 35,050 के फाइनल टारगेट। ये अगर इस रेंज में आप खरीदारी करते तो। और दूसरा तरीका है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, स्टिक स्टॉप लॉस 34,700 का 125 पॉइंट नीचे। अगर इसके नीचे खुलता है तो फिर आपको लेना ही नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। अगर नहीं खुलता है तो 34,700 का स्टॉप लॉस जो 9:08 पे मैं आपको बताऊंगा। और तब आपके टारगेट बनेंगे 34,925, 35,000 के, 35,125, 35,250 और 35,300 मीडियम टारगेट है, 35,425, 35,475 और 35,550 फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। अब आइए बेचने का काम करने के लिए। अब बेचना कहाँ है, 35,150 पे बेचें, 250 पे बेचें, 425, 475, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो 35,125, 50 पे बेचना थोड़ा जल्दबाजी हो सकता है, क्योंकि 250-300 पॉइंट बढ़ना बैंक निफ्टी के लिए बड़ी बात नहीं है। सो मेरा ये समझना है बेचने के लिए 250 के आसपास मूड माहौल देखें, मन बनाएं, डाउ फ्यूचर्स कैसा है, रुपया क्या है, कच्चा तेल क्या है, वो सोचकर आप टुकड़ों में बेचें। 250 पे थोड़ा बेचा, 350, 425 पे थोड़ा थोड़ा और बेच सकते हैं। 550 का स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस इसके नीचे नहीं रखना है। इस रनअप का जो हाई है 35,550 उसी पर स्टॉप लॉस लगाना। तो स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का है आपका, अगर वो आप फॉलो कर सकते हैं तो ही शॉर्ट करिए, अदरवाइज मत करिए। 35,175, 125 दो छोटे टारगेट, 35,050, 34,975, 34,925 मीडियम टारगेट, 34,825, 34,750 और 34,550 के फाइनल टारगेट के लिए ऊपर में करनी है बिक वाली। तो ये है रेंज दीप आपके लिए बिक वाली और खरीदारी के लिए आज से निफ्टी और बैंक निफ्टी। जी बिल्कुल सर, तो चलिए ये है आपके लिए पूरे स्ट्रैटेजी और सारा डेटा विश्लेषण भी। अब सर जरा बताइए कल फंड्स का क्या एक्शन हुआ? फ्यूचर्स में तो हल्की फुल्की एफआईज ने खरीदारी करी, बट कैश में इतनी बड़ी बिकवाली कहां से आ गई सर? हाँ, थोड़ा सरप्राइजिंग है दीप, और चिंता की बात भी है, क्योंकि कैश में फिर से हाथ थोड़ा खोल रहे हैं, एफआईज बेचने में आ रहे हैं, और इस लिहाज से फिर अपसाइड आपकी लिमिटेड हो जाती है। देखिए, जब एफआईज जोर जोर से बेचे तो हम ज़्यादा गिरे नहीं, क्योंकि खरीदारी का सपोर्ट था। लेकिन अब हम 1000 पॉइंट नीचे नहीं है, 15,200 पर नहीं है, 16,200 पर आ चुके थे। तो 16,200 अभी भले 16,000 है। तो ऐसे में ऊपरी स्तरों पर आपको अगर वापस से बिकवाली का प्रेशर आता तो बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। घटे आप भले कम, लेकिन बढ़ना मुश्किल है। तो थोड़े दिन डेटा को ऑब्जर्व करना जरूरी है। हालांकि लोकल फंड ने अच्छा सपोर्ट दिया, कल 1800 करोड़ की खरीदारी की है उन्होंने। वायदा कारोबार के आंकड़े उतने बुरे नहीं, 566 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदने, शॉर्ट कवरिंग की है। स्टॉक्स में भी 11 करोड़ की छोटी खरीदारी, वहाँ भी शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले मूड में 1-2 दिन में और डेटा देखकर फाइनल डिसीजन लेंगे कि एफआईज वाकई में जितना खरीदना था खरीद चुके हैं, अब वापस से बेचने के मूड में आ रहे हैं, या इस बड़ी इवेंट का इंतजार कर रहे थे। तो आज के बाद एफआईज का व्यू क्या बनता है इंडियन मार्केट्स में, स्पेशली अमेरिका के इन्फ्लेशन डेटा देखने के बाद, वो इंपॉर्टेंट होगा। तो एक आध दिन और दे दीजिए, आज और कल का दिन, उससे आपको क्लैरिटी आज ज़्यादा अच्छे से मिलेगी। अब आइए वायदा कारोबार के डेटा। एक चीज़ तो मैं बता ही चुका हूँ कि पुट कॉल रेशियो पर थोड़े हम हल्के हो चुके हैं। अब जो इंपॉर्टेंट लेवल है आपके लिए निफ्टी पर 15,800 सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ 51 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है, ऑलमोस्ट हाईएस्ट है, वो आपके लिए मजबूत सपोर्ट है। 16,000 मेक और ब्रेक लेवल है। 16,000 के कॉल्स पर 49 लाख शेयर हैं, 30 लाख शेयर कल ही जुड़े। 16,000 को पार करके टिके तो ही मजबूती का पहला संकेत आता दिखेगा। इनफैक्ट 16,000, 16,050 आपके लिए रुकावट का लेवल काम करेगा। पार करके निकले, इतना इत्मीनान रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि आपसे 16,200 अब पार करने में पसीना आएगा, मुश्किल होगी। 16,200 के कॉल ऑप्शन पर 1 करोड़ शेयर हैं आज की एक्सपायरी वाले, तो ऊपर वहाँ पर आपको बिकवाली का प्रेशर आने वाला है। इनफैक्ट उसके पहले 16,100 ही। सो 16,100 के ऊपर की अपसाइड फिलहाल मुझे नहीं दिख रही है, और 15,800 के नीचे की डाउन साइड रिस्क नहीं दिख रही है, यानी कि 150 पॉइंट इधर, 150 पॉइंट उधर। ये निफ्टी की वायदा कारोबार की ट्रेडिंग रेंज आज के लिए नजर आ रही है। अब आइए बैंक निफ्टी। 35,000 से थोड़ा नीचे बंद हुए हैं, और 35,000 ही आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। 35,000 के कॉल्स पर 21 लाख शेयर हैं,
जब तक आप 35,000 पार करके ना टिके हैं, अगर 150 पौने 200 पॉइंट बढ़ भी जाए बैंक निफ्टी पर, तब तक आपको कॉन्फिडेंट नहीं होना कि तेजी है। तेजी आपको 35,000 से ही गिननी है और मंदी आपको 34,500 से ही गिननी है। 34,500 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि बैंक निफ्टी के लिए रेंज क्रिस्टल क्लियर है। 34,500 35,000 किसी एक तरफ निकले तो 150-200 पॉइंट और आप गिन लीजिए, ये आपके लिए लेवल है। और इनफैक्ट एक चीज़ और कहना चाहता हूँ दीप, 35,200 35,300 की रेंज में अगर आता है तो वहाँ पर 100% आपको लॉन्ग पोजीशन पे प्रॉफिट बुक करके बैंक निफ्टी शॉर्ट भी करना चाहिए, जिस तरह के डेटा बने हैं। तो ऊपर में बैंक निफ्टी पर दबाव भी रह सकता है और 35,000 इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए वायदा कारोबार के लिहाज से। जी ओके तो सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, डेटा का विश्लेषण, देखते हैं आज एक्शन में बाजार किस तरह का आता है। इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए ट्रेड के लिए और इस पर हमारी नज़र भी बनी हुई है। आइए फिर हमारी रिसर्च टीम के साथ जुड़ते हैं और जान लेते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट खबरें, पोस्ट मार्केट नतीजे कौन से आए हैं और साथ ही ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं। कुशल, अरमान और साथ ही आशीष हमारे साथ हैं तैयार। कुशल गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स, कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे जो आज आएंगे और कल के पोस्ट मार्केट नतीजे क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले तो नतीजों में आज जो आने वाले हैं उस पर फोकस कर लेते हैं। एसीसी और एल&टी इन्फोटेक, ये नंबर्स आएंगे पोस्ट मार्केट एफ&ओ स्पेस से, साथ ही कैश सेगमेंट से एंजल वन, टाटा एलेक्साई, बटरफ्लाई गांधीमती, शक्ति पंप्स, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स और बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग बीबीटीसी, यहाँ पर भी फोकस रखना है। रत्नमणि मेटल, इसके जो 2.3 करोड़ बोनस शेयर जारी किए गए थे वो आज लिस्ट होते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पर भी फोकस रखना है। पोस्ट मार्केट नंबर्स इंटरेस्टिंग था। माइंडट्री का नंबर्स आप देखिए, यहाँ पर जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, हर एक फ्रंट पर कंपनी ने बेहतर साइड पर प्रदर्शन किया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप लार्ज कैप आईटी कंपनियों की बात करें तो यहाँ पर डॉलर आय लगभग 4% बढ़ती हुई नजर आई है। इनफैक्ट कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 5.5% पर आती हुई दिखी है। 5% का हमारा अनुमान था। और साथ ही कंपनी का जो ये क्वार्टर रहा है वो 6th कंसेक्यूटिव क्वार्टर रहा है जहां पर रेवेन्यू ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 5% से ज्यादा कंपनी ने पोस्ट की है। हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक रही है 57 करोड़ डॉलर की और ऑल टाइम हाई लेवल पर है इनके कैश एंड कैश इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ डॉलर पर। रेवेन्यू फ्रंट पर अगर आप देखें तो 4% की ग्रोथ रही है और मार्जिन 19.2% पर आया है। हमारा अनुमान 18.7% का था, तो हम 30 बेसिस पॉइंट्स गिरने का अनुमान लगाकर चल रहे थे, उसके मुकाबले 20 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पर बढ़कर आया है। मार्जिन मुनाफे के लिहाज से ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, जितना हमारा अनुमान था 475 करोड़ का, 472 करोड़ पर कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। तो ओवरऑल नंबर्स अनुमान से बेहतर है माइंडट्री के। टाटा मेटालिक्स, ये भी एक सरप्राइज था। इनफैक्ट कमजोर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। रेवेन्यू तो 10% बढ़ा है सालाना आधार पर अगर आप नीचे जाते हैं तो एबिटा लगभग 84% गिरकर 24 करोड़, मार्जिन 25% थे, अब केवल 4% रह गए हैं और कंपनी का मुनाफा तो पूरा का पूरा साफ होता हुआ दिख रहा है। 95 करोड़ से 1.2 करोड़ पर कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है। इन्फोसिस, इनकी जो एक सब्सिडियरी है लाइफ साइंस कंसल्टिंग एंड टेक्नोलॉजी लीडर, इन्होंने बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण किया है लगभग 850 करोड़ रुपए में, 11 करोड़ यूरोज में ये डील होती हुई दिखी है। साथ ही हिंदुस्तान जिंक, वेदांता फोकस में रहेंगे क्योंकि हिंदुस्तान जिंक की तरफ से 21 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कर दिया गया है और कंपनी कुल मिलाकर डिविडेंड पर लगभग 8,873 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और अंत में टाटा पावर, यहां पर कर्नाटक में पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए जो इनकी सब्सिडियरी है उसको सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन से ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और 600 मेगावाट हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला है और अगले 24 महीनों में इस ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। ओके तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें, पावर स्टॉक्स पर भी रखनी है नजर। आइए अरमान से जानते हैं कुछ और खबरें आपकी आज की। गुड मॉर्निंग अरमान, बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले एनएचपीसी पर ध्यान रखिएगा क्योंकि सरकार से जो उनको यूटी जम्मू कश्मीर में जो स्वालकोट एचई प्रोजेक्ट है उसके लिए इनको लगभग 970 करोड़ के लिए जो प्री निवेश की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो इनकी सब्सिडरी है उनको 300 मेगावाट विंड कैपेसिटी के लिए सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन से ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। सनोफी इंडिया, जिसमें 26 जुलाई को बोर्ड की बैठक में स्पेशल अंतरिम डिविडेंड पर भी विचार किया जाएगा। ड्रेजिंग कॉप पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो एमडी और उनके जो एमडी और सीईओ है GYV विक्टर साहब हैं, उन्हें सस्पेंड किया है और उसका रीज़न ये है कि जो नियुक्ति के दौरान उन्हें जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं शेयर करने का ये मामला आता हुआ दिखा है। कुछ बल्क डील हैं जिसमें रेट्स लिमिटेड हैं, उस पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जिसमें टोटल मिला के लगभग 50 लाख शेयर हैं वो लगभग बेचे गए हैं 235 के भाव पर। और अंत में जाइडस वेलनेस पर भी ध्यान रखिएगा, जो पाइनर इन्वेस्टमेंट है उन्होंने लगभग 8 लाख शेयर्स बेचे हैं। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने लगभग 9 लाख शेयर ओपन मार्केट के जरिए खरीदे। ओके, तो ये हैं सारी खबरें जिन पर रहेगा आज एक्शन रहेगा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर भी। तैयार है हमारे साथ आशीष FIR।
एफआईज इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स। आइए आशीष तैयार हैं, पहले आशीष शुरुआत करें नतीजों वाली रिपोर्ट से। बिल्कुल सर, गुड मॉर्निंग। माइंट्री के नतीजे हैं, इसके बाद हमने देखा है कि ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई, बढ़िया रिपोर्ट्स नजर आ रही हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 2901 की कल की क्लोजिंग है, ये 4450 रुपये का ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं। ये मान रहे कि एग्जीक्यूशन तिमाही के दौरान काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है, जिसके चलते ये जो अर्निंग्स आई है कंपनी की, इनके एस्टिमेट से बढ़िया और कंपनी मार्जिन की गाइडेंस को भी रिआइटरेट कर रही है। इसके चलते यहाँ पर नजर रखिएगा। यूबीएस ने हालांकि बिकवाली के राय को बरकरार रखा है, बेरिश नजर आ रहे हैं, 2700 रुपये का लक्ष्य दिया है। लेकिन कमेंट्री अगर आप देखें तो इनकी भी पॉजिटिव है। ये कह रहे हैं कि जो डील विंस हैं काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। रेवेन्यू के हिसाब से और मार्जिन के हिसाब से देखें तो नतीजे काफ़ी बढ़िया नजर आए हैं। जेफरीज ने हालांकि अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, करंट मार्केट प्राइस से नीचे का रख दिया है। 2490 रुपये की का टारगेट है, 2901 की क्लोजिंग है। नोमेरा न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हैं और जो लक्ष्य है इन्होंने 2830 रुपये से बढ़ाकर 2910 कर दिया है। और इनके लिहाज से भी अगर आप देखें तो अर्निंग्स अच्छी हैं और ईपीएस के अनुमान में करीब 2 से लेकर 3% की बढ़ोतरी भी की है। ये है आपके लिए नतीजों पर माइंट्री। बड़ी एक्सट्रीम रिपोर्ट है। एक 4450 मॉर्गन सबसे ज़्यादा और दूसरा 2490 जेफरीज, और दोनों दमदार हैं ब्रोकर। ऐसा नहीं कि मतलब यूबीएस टाइप का है कि चलो 2700 दिया तो कोई बात नहीं, ज़्यादा उस पर गौर ना फरमाए। दोनों मजबूत ब्रोकर और दोनों एक्सट्रीम व्यू माइंट्री पर रखते हैं। इसके अलावा कौन सी रिपोर्ट्स है आपके पास? सर रिपोर्ट आई हिंदुस्तान जिंक पर। सिटी की तरफ से रिपोर्ट है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा और लक्ष्य काटा है। 330 रुपये से घटाकर 255 कर दिया, 272 की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, लेकिन अगले 90 दिनों में स्टॉक में मान रहे कि आपको थोड़ी सी डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। मान रहे कि जिंक एलएमई में जो कीमतें हैं साल की शुरुआत से 15% करेक्ट हो गई हैं और स्टॉक में भी साल की शुरुआत से करीब 14% का करेक्शन आ गया है। स्टॉक की वैल्यूएशन इनएक्सपेंसिव लग रही है, लेकिन फिलहाल मान रहे कि स्टॉक जो है साइडवेज और थोड़ा सा डाउनवर्ड बायस के साथ ट्रेड करते हुए नजर आएगा। अगले 90 दिनों में अपसाइड की उम्मीद इन्हें कम नजर आ रही है। हैवेल्स यहाँ पर देखिए जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, होल्ड की रेटिंग को तो बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य में मामूली 10 रुपए की बढ़ोतरी की, 1320 से बढ़ाकर 1330 कर दिया है। करीब 1230 की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि इनके इंडस्ट्री चेक के अनुसार जो है अप्रैल के महीने में बिक्री ठीक ठाक हुई है और प्राइस हाइक भी FY22 में करीब 10% के आसपास का किया था, जिसके चलते यहाँ पर भी नजर रखेगा। क्रेडिट स्विस भी इनसे सहमत है क्योंकि आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और इनफैक्ट इनसे ज़्यादा लक्ष्य दिया 1500 रुपये का। पीवीआर बहुत ही इंटरेस्टिंग और दमदार रिपोर्ट आई है। यूबीएस की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, करीब 1900 की कल की क्लोजिंग है और ये 2300 रुपये का ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं और मान रहे कि स्टॉक फुल स्विंग में दोबारा लौट गया है और हो सकता है कि बेस्ट एवर बॉक्स ऑफिस क्वार्टर इस अर्निंग्स में यानी जून तिमाही में आपको देखने को मिले। सब्सटैंशियल अपसाइड की जो उम्मीद है ये पीवीआर और आईएनएक्स के मर्जर से लगा रहे हैं, तो पीवीआर पर यूबीएस काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और साथ में इन्होंने ईपीएस के अनुमान में भी देखे तो करीब 8% की बढ़ोतरी की है। रिलायंस यहाँ पर नोमेरा खरीदारी के राय को बरकरार रखें 2800 रुपये के लक्ष्य के लिए। टाटा मोटर्स पर भी नजर रखिएगा क्योंकि HSBC ने जो है खरीदारी के राय को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 10 रुपये से घटाकर 560 कर दिया है। मारुति पर इनका व्यू बरकरार है और अंत में HDFC बैंक यहाँ पर देखें तो HSBC की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य 2020 से घटाकर 1920 कर दिया है। हालांकि कल की क्लोजिंग अगर आप देखें तो करीब 1360 की है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट। ऐसा लग रहा है ज़्यादा काम नोमुरा और HSBC ने किया है, बहुत किया, पूरे सेक्टर की सारी रिपोर्ट्स निकाल डाली एक साथ। हाँ सर, रिआइटरेट किए अपने व्यूज़ को। तो चलिए, ये है रिपोर्ट्स ढेर सारी जो बताइए आपको आशीष ने बताने वाले हैं हमारे एक्सपर्ट्स। आपको पिक ऑफ द डे बिगुल के साथ करते हैं। सबका स्वागत। बंसल जी सुप्रभात, हमेशा की तरह करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी। मेरा पिक ऑफ द डे है गोदरेज प्रॉपर्टीज, जिसको चलते चलते भी कल मैंने और कुणाल जी ने दिया था। रियल एस्टेट के कैश के स्टॉक चल चुके हैं, इसी का चलना बचा हुआ है। नीचे में अच्छा एक बेस बिल्डिंग हो रखा है, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में 1290 का स्टॉप लॉस, 1390 पहला टारगेट, 1390 से लेकर 1400 के टारगेट जोन के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, कल ही स्पेशल पिक ब्लॉकबस्टर पिक के तौर पर भी कुणाल जी और राकेश जी दोनों ने राय दी थी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर, आज पिक ऑफ द डे के तौर पर भी। आइए कुणाल जी से भी पूछ लिया जाए, उन्होंने भी कोई और एक्स्ट्रा काम किया या कल ही वाले काम से काम चलाएंगे? कुणाल जी सुप्रभात। अनिल जी देखिए, सबसे पहले आपको सुप्रभात और दीपांशु को सुप्रभात। अनिल जी देखिए, कल मैंने पिक ऑफ द डे नहीं दिया था, तो अनिल जी आज उसकी भरपाई करने का प्रयास करूंगा। एक के स्थान पर अनिल जी 2 पिक ऑफ द डे देने का मन है। अनिल, क्या बात है, स्वागत है, बताएं सर।
तो अनिल जी देखिए, सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज है जिसका चार्ट बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि बाजार की इस जो उठापटक हम देख रहे हैं इसमें फार्मा कंपनीज के चार्ट में कुछ सुधार आता हुआ दिख रहा है। डॉक्टर रेड्डीज के चार्ट पर नीचे के लेवल्स पर एक डबल बॉटम बन चुका है और कल भी जब बाजार में सेल ऑफ हो रहा था तभी भी ये स्टॉक होल्ड आउट कर रहा था। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। यहां पर 4700 और 4800 के टारगेट से बाय करें और 4400 पर 4400 पर रख लें स्टॉप लॉस। और इसके अलावा अनिल जी कैश मार्केट का एक शेयर है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, जिसके चार्ट पर भी एक बड़ा ही शानदार कॉपी बुक डबल बॉटम पैटर्न बना है और ब्रेकआउट कल के ट्रेड में हमने आता हुआ देखा बाजार की कमजोरी के बावजूद। तो मुझे लगता है कि यहां पर आपको अच्छा अपसाइड बनता हुआ दिखेगा। बाय करके चले 373 रुपए पर, 373 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 404 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 410 रुपए का होगा। ओके, तो दो स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय, और पिछले हफ्ते से हम लगातार कह रहे हैं कि अब फार्मा आपके लिए आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। अब देखिए धीमे धीमे सभी फार्मा शेयर में चाल बनती हुई नजर आ रही है। इस सेक्टर पर फोकस करिए। अब ये बाय ऑन डिप्स वाला सेक्टर हो चुका है। सिप्ला, डॉक्टर, ल्यूपिन और छोटे मोटे सारे स्टॉक्स, इवन औरोबिंदो फार्मा जैसे चार्ट पर सिग्नल देने लगे। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? किरण जी नमस्कार, बताएं सर। नमस्ते अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। दीप आपको भी मॉर्निंग, सारे पैनलिस्ट को मॉर्निंग। पर आज के लिए मेरा नोटा रहेगा अनिल जी, पिक ऑफ द डे नहीं रहेगा। इसकी भरपाई मैं ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आज कर दूंगा। बिजी थे कल शाम को, कोई पार्टी वार्टी थी? नहीं अनिल जी, कोई नहीं। मार्केट में डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, कल वॉल्यूम्स भी बहुत कम थे। कल शाम को पूरे 2 से 3:30 बजे तक मैंने सिर्फ लास्ट आखिरी 2 मिनट के वक्त एक कॉल दिया था, बाकी सिर्फ शांत बैठा था। तो वॉल्यूम्स नहीं है। जब तक वॉल्यूम्स और प्राइस पैटर्न नहीं होता तब तक मैं थोड़ा सा परहेज रखता हूँ कॉल देने से। ओके, तो ये है आपके लिए राय कुणाल किरण जी की तरफ से। फिलहाल नोटा की थोड़े वक्त में आपके सामने कुछ न कुछ एक्शन आएगा। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मार्केट्स के अंदर एक व्यू जल्दी ही एक अच्छा बढ़िया बनेगा जिसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो मेरे को लग रहा है कि ये फार्मा, मेटल्स, इनके अंदर अब धीरे धीरे करके संकेत तो मिल रहे हैं। तो जो स्टॉक आज पिक ऑफ द डे के तौर पे मेरे पास है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील 585 के आसपास, 588 के आसपास खरीदारी करे। 571 का इसका नीचे में स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 605 रुपए से लेके 610 रुपए तक के लेवल जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर जल्दी देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक पिछले 3-4 दिनों के हाई पे आ चुका है और कल की गिरावट में स्टॉक ने तेजी का मूव दिखाया है। तो ये कंटिन्यू करना चाहिए। 605 से 610 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। ओके, तो जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर खरीदारी करने की राय सुमित जी की, और राय ले लेते हैं हम राजेश पालिया साहब की भी। पालिया साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिक ऑफ द डे में स्टॉक रहेगा केमिकल स्पेस से और उसमें पीआई इंडस्ट्री का सेटअप हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्टॉक में अगर देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से 4th वीक है जहाँ पे ये हायर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में लोअर साइड से एक रिकवरी बनी है, अब स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन करते हुए दिख रहा है। और टेक्निकल सेटअप के हिसाब से देखें तो अब ये अपने अप्रैल के जो इसके स्विंग हाई थे उसकी तरफ अप्रोच करते हुए दिख रहा है। तो जो स्टॉक में कल के सेशन में भी लॉन्ग बिल्टअप बने हैं और केमिकल स्पेस में काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट पिछले कुछ दिनों से बनी। हमें लगता है पीआई इंडस्ट्री यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिखेगा अप ट्रेंड को। 2980 से 3000 तक की अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2895 का। ओके, तो ये है आपके लिए राजेश पालिया साहब की तरफ से। आइए सेठी साहब भी हमारे साथ हैं तैयार। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, पहले तो मार्केट्स पे थोड़ा कमेंट करना है कि कल हमने देखा यूएस में जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए 9.1% आए और उसके बावजूद भी बाजार में इतनी कोई पिटाई नहीं हुई। तो उसका जो मुख्य कारण था, एक तो जो बाइडेन के बाद में जो स्टेटमेंट्स आए वो तो थे ही, बट मुझे लगता है परसों रात को जब बाजार अच्छा कर रहे थे और उस समय रूमर्स थी कि 10.2% के नंबर्स आ सकते हैं, तो उसने दुनिया को प्रिपेयर कर दिया था कि इस तरह के कोई नंबर्स होंगे। तो उसके कंपैरिजन में 9.1% लुक्स गुड, बट बहुत ही अगली नंबर्स है और वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर कि ये जो 26-27 जुलाई की फेड की मीटिंग है उसमें 0.75% तो गिवन है। मुझे लगता है 1% जैसे कल बैंक ऑफ कनाडा ने किया है वैसे 1% की रेट हाइक हो सकती है। बट ओवरऑल हमारी वी आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। हमारे यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ही पॉजिटिव है। इन्फ्लेशन देखिए, आईआईपी नंबर्स देखिए, कॉर्पोरेट अर्निंग्स देखिए, फिर इवन क्रूड के प्राइसेस जो घट रहे हैं उसका भी फायदा है। तो मुझे लगता है वी शुड ब्रेस फॉर वॉलेटिलिटी, बट बाजार में तेजी के मूड में रहना चाहिए। बाकी अनिल जी, आज की जो मेरी पिक ऑफ द डे है वो स्टॉक है आईटी स्टॉक माइंडट्री। इसके नतीजा है कल बाजार बंद होने के बाद कंट्रारी टू मार्केट एक्सपेक्टेशंस कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। खास करके जब टीसीएस और एचसीएल टेक के नतीजों के बाद जो उम्मीदें थी
उसके देखते हुए बहुत ही अच्छे नतीजे, और इन्होंने सरप्राइजिंग एक मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट बताया क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जबकि एट्रिशन रेट थोड़ी बड़ी है, वेज हाइक का प्रेशर इन पे भी रहा होगा। तो ऑल इन ऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स, और मुझे लगता है एक सरप्राइज आया है। तो 2900 के लेवल पे कल बंद हुआ, 2960 का टारगेट है और 2870 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है माइंडट्री आपके लिए पिक ऑफ द डे के तौर पर। सेठी साहब बताएं, वायदा कारोबार के और कौन से स्टॉक्स आज आपको पसंद है? अनिल जी, और 4 स्टॉक्स रेकमेंड करना चाहूंगा। जो दूसरा स्टॉक है वो रहेगा रिटेल स्टॉक डीमार्ट, जिसके हाल ही में नतीजे आए, नतीजे तोड़फोड़ नतीजे थे। मुझे लगता है ये जो लेवल्स है ये बहुत अच्छे लेवल्स है इस स्टॉक को खरीदने के। 3885 पे कल बंद हुआ, 3950 का इसका टारगेट है और 3860 का आज का स्टॉप लॉस। थर्ड स्टॉक है फार्मा स्टॉक। फार्मा सेक्टर कल से फोकस में है। स्टॉक का नाम है ग्लेनमार्क फार्मा, जो आमतौर पे चलता नहीं है, बट मुझे लगता है अब जब सब फार्मा स्टॉक चले हैं बहुत पिटा हुआ है। कल 386 पे बंद हुआ, 395 का टारगेट, 380 का स्टॉप लॉस। और अनिल जी, कल दोपहर के शो में सदाबहार सेठी साहब के शॉर्ट टर्म पिक्स में मैंने एक फार्मा स्टॉक छोटी साइज की एफडीसी को रिकमेंड किया था 250 के आसपास। 265 के टारगेट थे, वो बाजार बंद होते होते अचीव हो गए थे कल। और चौथा स्टॉक है एसआरएफ। ये भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। हाल ही में मैंने इसको पूरे जस्टिफिकेशन के साथ रिकमेंड किया हुआ था, और ये कल 2225 पे बंद हुआ है, 2300 के टारगेट है, 2190 का स्टॉप लॉस। और फाइनली टाटा केमिकल्स, जो कि एक बहुत ही शानदार कंपनी है, अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है। फिर मुझे लगता है जिस तरीके से सोडा इसके प्राइजेस में इंटरनेशनली बड़े हैं और चाइना में भी एक कैपेसिटी कम हुई है, और इन्होंने अप्रैल में भी अपने 2000 रुपये प्रति टन से सोडा इसके प्राइजेस बढ़ाए, उसके बाद भी हाइक्स करे हैं। प्लस सोडा इसकी डिमांड जो सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर्स है उनसे भी आती है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक, इस कंपनी के इस तिमाही के नतीजे दमदार रहने चाहिए, तो इसमें भी खरीदारी करने की सलाह है। आज का टारगेट 850 का, स्टॉप लॉस रखना 832 रुपए का। ओके, तो माइंडट्री के अलावा डी मार्ट खरीदें, ये है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से राय। 3860 का स्टॉप लॉस, 3950 का टारगेट। ग्लेनमार्क खरीदें 380 के स्टॉप लॉस के साथ, 395 का टारगेट। और एसआरएफ खरीदें 2190 के स्टॉप लॉस के साथ, 2300 का टारगेट। 2225 के आसपास एसआरएफ बंद हुआ है। और टाटा केमिकल 832 के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदना है और टारगेट बनेगा 850 का। आइए स्वागत करते हैं वागले साहब का, भी हमारे साथ जुड़ चुका है। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे है रिलायंस, जिसको मुझे बेचना है। 2378 का क्लोज है, 2400 का एक 20-22 रुपये का रिस्क होगा, और ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है 2300 तक 1 से 2 दिनों में जाने के लिए तैयार है। ओके, तो दिग्गज रिलायंस ये कमजोर हो सकता है, और आज की सोल सेल कॉल वागले साहब की तरफ से सेल कॉल है रिलायंस पर। अच्छा, माइंडट्री, सेठी साहब ने फंडामेंटली तो नतीजों पर राय दे दी, पिक ऑफ द डे भी है उनकी। एक बार जरा टेक्निकल लेवल्स का चेक ले लें। किरण जी जरा माइंडट्री बताएं, कल नतीजों से पहले थोड़ा ठीक ठाक था, बाकी मिड कैप आईटी भी कल ठीक ठाक रहा। माइंडट्री के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे सर? माइंडट्री के लिए मेरा मानना है कि एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका सपोर्ट लगभग आता है 2840। तो 2840 के जब तक ऊपर है तब तक एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करता नजर आएगा। पर ब्रेकआउट फॉलिंग ट्रेंड लाइन का जो है वो आ रहा है लगभग 2970 के आसपास। तो 2970 ऊपर के लेवल्स को ब्रेकआउट करते हुए नजर आएगा, तब जाके मेरा मानना है कि एक अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिलेगी, जो कि पहले टारगेट्स मेरे हिसाब से लगभग 3090 के देखने को मिलेंगे और 3200 ये टारगेट्स रहेंगे। तो 2980 70-80 के ऊपर ही बाय करने की सलाह होगी माइंडट्री में। ओके, तो माइंडट्री पर रखनी है नजर रखनी है इन्फोसिस पर भी, क्योंकि इनकी एक सब्सिडरी है लाइफ साइंस कंसल्टिंग। इन्होंने बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करा है। यूरोप की एक कंपनी है, 11 करोड़ यूरोज में, यानी कि हमारे रुपए में कन्वर्ट करें तो करीब 850 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू निकल कर आती है। यूरोप में लाइफ साइंस डोमेन की क्षमताओं को मजबूत करेगी। लंबे समय बाद एक्विजिशन की खबर आ रही है सेठी साहब। आईटी की अगर बात करें, इन्फोसिस नतीजे तो इसके थोड़े देर से हैं इस बार, बट लंबे समय बाद आईटी एक्विजिशन की खबर आ रही है, वो भी इन्फोसिस की तरफ से। कोई राय इस पर? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, देखिए खबर अच्छी है, और आज जब मूड माहौल आईटी स्टॉक्स के प्रति माइंडट्री ने थोड़ा ठीक किया है, तो मुझे लगता है आज मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी सभी में अच्छा रुझान रहेगा। और वैसे फ्रंट लाइन जो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स है वहां पे मुझे इन्फोसिस सबसे ठीक लग रहा है करंट लेवल्स पे। इन लेवल्स पे मुझे लगता है इन्फोसिस में बिल्कुल खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। एंड आई एम पर्टिकुलरली एक्सपेक्टिंग कि इन्फोसिस के नतीजे कंपेयर टू टीसीएस और एचसीएल टेक बेहतर होंगे इस क्वार्टर के, तो इन्फोसिस पे खरीदारी करने की सलाह।
बिल्कुल, तो इन्फोसिस पर रखिए नजर और खरीदारी करने की भी सलाह है। देखते हैं किस तरह का एक्शन इस काउंटर में आएगा। पावर स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से वापस एक रिबाउंड के मोड में रहे हैं। टाटा पावर काफी एक्टिव भी है और आज तो ऑफकोर्स टाटा पावर के लिए खबर भी आती हुई दिखी है। कर्नाटका में एक पावर प्रोजेक्ट के लिए इन्हें ऑर्डर मिला है। 600 मेगावाट का हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट होगा ये। पालविया साहब, चार्ट्स पर टाटा पावर। तो दीपांशु जी देखिए, अभी भी स्टॉक का ओवरऑल सेटअप देखें तो एक कंसोलिडेशन रेंज में देखने को मिल रहा है। स्टॉक में एक करेक्शन जो हमने पिछले दिनों में देखा था, अब रिकवरी का ट्रेड जरूर बना है। स्टॉक अभी 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है स्टॉक में अगर 225 226 ये लेवल को सस्टेन करता है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर यहाँ पे हमें लगता है एक शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। फिर स्टॉक में 235 240 तक की भी अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो हमें लगता है अभी थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे रहेगा, एक रेंज बाउंड मूव भी देखने को मिल सकता है। 215 से लेकर 235 ये एक रेंज हमें लगता है आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। अभी करंट लेवल पे जिनकी पोजीशन है होल्ड रखें, 216 का स्टॉप लॉस रखें, अपसाइड के टारगेट 235 तक पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। तो ये है आपके लिए टाटा पावर, इस पर भी रखनी है नजर। पावर स्टॉक्स में आज एनएचपीसी और जेएसडब्ल्यू एनर्जी दोनों भी फोकस में रहेंगे। एनएचपीसी पर एक बार जरा सुमित जी की राय ली जाए। एक निवेश की इन्हें मंजूरी मिल चुकी है। नवंबर में इन्होंने प्रपोजल किया था पिछले साल का, अब उस निवेश की मंजूरी इन्हें मिल गई है। करीब 1000 करोड़ का ये निवेश होने वाला है। सुमित जी जरा बताएं, एनएचपीसी का चार्ट कैसा लगता है सर आपको? दीपांशु, इसके अंदर तेजी का ट्रेंड बना हुआ है। एनएचपीसी 200 डीएमए के लेवल्स के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है और पिछले 5-7 दिनों से स्टॉक ने 30 रुपए से मूव स्टार्ट किया है, जो कि अभी 33.5 तक आ चुका है। तो स्टॉक के अंदर मूव कंटिन्यू रहना चाहिए। यहाँ से ऊपर में एक तेजी और देखने को मिल सकती है, जिसमें 35 रुपए तक के पहले लेवल देखने को मिलेंगे और 35 का लेवल सस्टेन करता है तो 38 रुपए तक भी रैली एक्सटेंड होगी आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों के अंदर। तो जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो होल्ड करें। कोई भी डिप अगर आता है स्टॉक में 32 रुपए तक तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। स्टॉक का 30 रुपए के पास सपोर्ट है। 35 से 38 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में एनएचपीसी में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है राय आपके लिए एनएचपीसी पर।